आपने एक मैसेजिंग की बात की जो बिलावल ने की है। अब एक मैसेजिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, आते साथ उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी तश्कील 9 की है और उसमें उन्होंने सीनियर मोस्ट जजेस के तौर पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को शामिल किया है। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वो भी अपडेट हो गई है और वहाँ पर भी जस्टिस मंसूर, जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद और फिर जस्टिस मुनीब ये सीनियर मोस्ट जजेस में शामिल हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील है और उसमें ये दोनों बतौर सीनियर जजेस शामिल हो गए। तो ये इस तरह से वो एक इम्प्रेशन के ये सुपर सीड हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर हर तरफ ये कहा जा रहा था कुछ हलकों की तरफ से कि जस्टिस याहिया के इंतखाब के बाद ये हो गए सुपर सीड। ये तासुर तो रद्द हो गया। इसके अलावा उन्होंने ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। 4 से 8 नवंबर को जजेस रोस्टर 8 बेंचेस पर मुश्तमिल ये जारी कर दिया गया है। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वो जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर बहुत से अभाम है, कन्फ्यूजन है, उसकी कोई तारीख सामने नहीं आई। फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है 28 अक्टूबर को। मुझे आपसे 2 नुक्ते यहाँ पर ये जानने हैं कि वो जो फुल कोर्ट इजलास जिसमें सभी बैठे होंगे, जस्टिस मंसूर अभी नहीं होंगे, उम्रे की अदायगी के सब वो 1 नवंबर को आएंगे, शायद वो वीडियो लिंक के ज़रिए अगर अपनी दस्तयाबी मुमकिन बना सकें। आपके ख्याल में उस फुल कोर्ट इजलास में क्या जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का मुतालबा पूरा करेंगे कि उस ऑर्डिनेंस का जिसकी बुनियाद पर तनाज़ा शुरू हुआ उसका जायज़ा लिया जाए, अदालती जायज़ा लिया जाए? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो एक फुल कोर्ट रेफरेंस तो होता है। आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ख्याल है कि दिस इज़ नॉर्मली अ फॉर्मल अफेयर और इसमें कोई मेजर इश्यूज टेकअप नहीं किए जाते। सर्टनली कंट्रोवर्शियल इश्यूज नहीं टेकअप किए जाते। मगर अब मुझे नहीं पता कि ये फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर और एक दो और इनके साथी वो कोई अपना मौकफ जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया है जिसका तल्लुक उस ऑर्डिनेंस के साथ है कि क्या उसको छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे इस कोर्ट रेफरेंस में। मैं ये समझता हूँ कि देखिए वो जो ऑर्डिनेंस है ना जिसके तहत ये 63A वाला मसला हल हुआ था जी। आपको याद होगा जी। अच्छा, अगर वो ऑर्डिनेंस की छुट्टी हो जाती है तो फिर ये अमेंडमेंट की भी छुट्टी हो जाती है और अगर ये अमेंडमेंट की छुट्टी हो जाती है तो चीफ जस्टिस अफरीदी की भी छुट्टी हो जाती है। मैं नहीं समझता कि अब उसकी तरफ कोई नेगेटिव किस्म की डिसीजन आएगी फ्रॉम द कोर्ट। वो फुल कोर्ट बैठे या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठे, मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही अमेंडमेंट्स को चैलेंज जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो और वो जो है वो तो मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का हाथ थोड़ा सा हावी होगा। तो मुझे नहीं कोई लगता कि इस वक्त कोई खतरा है किसी किस्म का डीरेलमेंट का ये सब कुछ जो हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर साहब को जो शामिल कर लिया गया है इस 3 मेंबर पार्लियामेंट कमेटी जो कि बेंचेस बनाती है तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय जस्टिस द चीफ जस्टिस अफरीदी साहब और ताकि इनको इंक्लूड कर लिया गया इंक्लूसिव। अब लड़ाई झगड़े का वक्त खत्म होना चाहिए और नया चीफ जस्टिस है जिसके ऊपर कोई एतराज नहीं है किसी को इन प्रिंसिपल। तो जो भी जिस कानून के तहत या अमेंडमेंट के तहत ये आए हैं अब उसको चैलेंज भी मुनासिब नहीं है उसको चैलेंज करना और अगर चैलेंज होता भी है तो उसको एक्सेप्ट करना किसी बेंच का काम नहीं होगा। तो आई थिंक अब फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस जो कि पहले इख्तलाफ पे राय रखते थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी उनको भी पीछे थोड़ा सा हटना पड़ेगा ताकि मामला अब आगे चले और इसको अब डिरेल ना किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने सीनियर मोस्ट को शामिल कर लिया। आपके ख्याल में सीनियर मोस्ट क्या उस कमेटी में आएंगे या अपने मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इशारा आएगा कि क्योंकि वो ऑर्डिनेंस आ चुका है और उसके बाद चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि एक जज उसकी मर्ज़ी का, इन अ वे तो चीफ जस्टिस ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया और सीनियर मोस्ट को ही शामिल किया। वो दोनों जजेस क्या आएंगे अब कमेटी इजलास में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे और
आगे देखना ये है कि किस किस्म के केसेस आते हैं, कितने बेंचेस बनते हैं, एक बनता है, दो बनते हैं, अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज का, और कौन उसका हेड होगा, इट्स नॉट क्लियर, बट हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और इसका ये मतलब है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों की बातें थी वो तो हवा हो गई, वो माजी का किस्सा हो गई, और अब सभी ऑन बोर्ड होंगे जस्टिस याहिया के साथ। आई थिंक सो। ठीक है, तो आप ये इशू भी नहीं देखते आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो एहतजाज का मौक़िफ़ था अब उससे वो पीछे हट जाएगी, जस्टिस याहिया को देखेगी, वो उम्मीदें जो उसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से थी या दीगर जजेस से थी वो अब जस्टिस याहिया अफरीदी से बांध लेगी? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल किसी सूरत में भी जस्टिस याहिया अफरीदी की तनकीद नहीं करेंगे। वो जो बातें पुराने बुड़के मार रहे थे वो खत्म हो जाएगा। ये जो गंडापुर साहब के जी मैं अगर चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट नहीं बनता तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब बात खत्म हो गई है। ठीक, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के खिलाफ शिकायत या केसेस देखते हैं, रेफरेंसेस देखते हैं, उसका इजलास 8 नवंबर को तलब करना, सेठी साहब ये क्या जाहिर करता है? ये मुझे खुद नहीं समझ आई। मेरा ख्याल है कि ये दीज आर ऑल फॉर्मल स्टेप्स। शुरू में जिस चीज के चीफ जस्टिस साहब सरबराह हैं वो उनकी मीटिंग्स, और डोंट फॉरगेट उसमें भी बहुत से केसेस पड़े हुए हैं, पुराने केसेस भी हैं। तो मेरा ख्याल है एक रिव्यू के लिए सारे बैठेंगे। शुरू में तो यही होता है कि पहली मीटिंग जो होती है हर कमेटी की, उसके अंदर रिव्यू किया जाता है, क्या मामले रह गए हैं, किन के ऊपर बात करनी है, किन के ऊपर नहीं करनी, आगे कैसे जाना है, क्या करना है, रिकॉर्ड क्या शो करता है। तो मेरा ख्याल है ये पहली मीटिंग्स ऑफ ऑल दीज नॉट गोइंग टू टेक एनी मेजर डिसीजंस, दे आर ऑल गोइंग टू बी रिव्यूइंग द केसेस। अच्छा सेठ साहब, जैसे आज एक बड़ा अच्छा जेस्चर गया सभी सूबों की तरफ से, फिर हमने डिफरेंट चीफ्स देखे, आर्मी चीफ देखे उस तकरीब में, क्या ये अच्छा होता कि वो याहिया अफरीदी जिन्होंने बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस के एजाज़ में ज़ोहराना दिया मिलकर सब जजेस के साथ, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी उनकी हल्फबरदारी में शरीक होकर एक अच्छा मैसेज कन्वे करते, उसके बजाय उनकी लंदन रवानगी की ख़बरें हैं, और वहाँ जिस तकरीब में उन्हें मदऊ किया गया है वो 29 अक्टूबर को है, आज 26 अक्टूबर है, चीफ जस्टिस इंतज़ार कर सकते थे, साबिका चीफ जस्टिस? हाँ कर सकते थे, जैसे मंसूर अली शाह साहब खत ना लिखते और चले जाते उम्रा करने के लिए, अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए, मगर उन्होंने भी खत लिखा और फिर चले गए जिसकी जरूरत नहीं थी। और काजी साहब भी 2-3 दिन पहले चले गए, ठीक है, मगर कोई हर्ज नहीं था अगर अटेंड कर लेते। मेरा ख्याल है वो हुआ ये है कि मंसूर अली शाह साहब भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और नाराज हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और नाराज हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि कोई शर्मिंदगी का बायस ना बन जाए, कि कोई बात ना ऐसी हो जाए कहीं, तो बेहतर यही है कि मुबारक दे के या अफरीदी साहब को कहीं और निकल जाए। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट माइट अराइज, बिकॉज डोंट फॉरगेट इस किस्म की जो गैदरिंग होती है उसके अंदर ऑपोजिशन के भी लोग बैठे होते हैं ना, तो कोई आपको पता है कितनी नफरत के साथ पीटीआई वाले काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ देखते हैं। तो मेरा ख्याल है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट, और उन्होंने सोचा कि बस ठीक है अब फारग तो हो ही गए हैं, अब क्या जाना है आना है। इसीलिए आपने देखा कि जब उनका रेफरेंस भी था तो उसके बाद भी थोड़ी सी बदमज़गी हुई वहाँ वकला हज़रात, तो इसलिए आई थिंक ही इज probably done it to avoid any unpleasantness. ठीक है, अच्छा, तो जो वकला की जिनकी आपने बात की, तो इस तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो ना करने और अमेंडमेंट्स करने पर तो वकला तंजीमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और बाकायदा धमकियां भी सामने आई कि हम एक तहरीक चलाएंगे। तो अब आपके ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी के इस तरह से चार्ज संभालने और सभी दीगर जजेस को ऑन बोर्ड लेने और उनकी सीनियरिटी का एहतराम करने, इसके बाद क्या अब भी एहतजाज का है मार्जिन? ख़त्म, ये बातें सारी हवा हो गई। अच्छा, तब उसकी वजह यह है कि उस वक्त तो एक प्रेशर ग्रुप था ना, फैसला तब्दील वो चाहते थे एक किस्म का फैसला हो, हामिद खान साहब और इस किस्म के लोग इसलिए धमकियां दे रहे थे, गंडापुर साहब भी। मगर अब जब हो गया और बाकी जजेस ने तस्लीम कर लिया और एक जिसे कहते हैं ना एक पे तो कॉम्प्ली हो गया और एक अच्छा शख्स बना, ये तो नहीं कोई कंट्रोवर्शियल शख्स बना दिया है, एक इंडिपेंडेंट जज बना है। तो मेरा ख्याल है ये सब फारग हो गए हैं, सारा वो लड़ाई झगड़े जो थे। आई थिंक वी स्टार्टिंग ऑन अ फ्रेश पेज। और इसी फ्रेश पेज पे आगे चल के अगर एक और आईनी तरमीम आती है सेठी साहब, तो क्या होगा? हाँ, अब मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं
एक बात उन्होंने कही है कि एक और तरमीम तो कम से कम आएगी। नंबर 2 के कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फिर सोचा जाएगा। नंबर 3 उनका इशारा यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए स्पेशली वो उन इलाकों में जहाँ टेररिज्म है, और सियासतदानों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, टेररिस्ट के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। यही पुराना मौक़िफ़ था। आपको याद होगा कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को ड्यूरिंग द ऑपरेशंस देयर इन वजीरिस्तान, स्वात वजीरिस्तान, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया था और कैंप्स में रखा गया था। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था और उनको रिलीज़ करने के ऑर्डर्स दिए थे। फिर ये भी हुआ कि जिनमें से उनको कोर्ट मार्शल किया गया और मिलिट्री ट्रायल्स हुए, उन्होंने भी जाके हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करना शुरू कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी प्रोसेस को तकड़ा करने के लिए अब कानून बनाया जाएगा कि उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट। पहले वो चैलेंज हो गए थे और जिसकी वजह से कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ा और बाकी जो ट्रायल्स थे वो उनको रोकना पड़ा, बिकॉज ये जो टेररिस्ट हैं जो कि रियासत के खिलाफ, नॉट पॉलिटिकल टेररिस्ट बट आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट लाइक तालिबान, या मेरा ख्याल है कि दे माइट आल्सो यूज सेसेशनिस्ट्स, इनके बारे में दे विल बी अ टफ लाइन। तो वो डिफाइन कर देंगे कि कौन से इश्यूज हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। अच्छा, इस किस्म का कोई कानून लाएंगे, मगर दे विल अश्योर द पॉलिटिशियंस एंड सियासी जमातें, लेजिटिमेट सियासी जमातें जो बैन नहीं हुई हुई फॉर वन रीजन और अनदर, उनकी ट्रायल्स जो है उनको मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं लाया जाएगा। और मेरा ख्याल है, मैंने ये भी सुना है कि राणा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगी। जी, उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है। अगर उन्होंने कहा है तो इसकी बड़ी अहमियत है कि पहली दफा ऐसी बात हुई है। ख्वाजा आसिफ तो कुछ अरसे से कह रहे थे कि हाँ क्यों नहीं, अगर जुर्म है और हमारे पास बहुत सी एविडेंस है तो हम तो करेंगे, तो वो तो धमकियां दे रहे थे, मगर आज राणा साहब ने कुछ और बात कर दी है। मेरा ख्याल है राणा साहब ने जो बात की है इसका ताल्लुक बुशरा बीबी की रिहाई के साथ है और खान साहब के साथ जो लोगों को मुलाकातें इजाजत हो गई है, शायद कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ पेशकदमी हो रही है खान साहब को मनाने की कि यार बस छड़ पर ना लड़ाई झगड़े कर, के अपनी वारी दी इंतजार कर। ठीक है, जिस तरफ आपने इशारा किया, दाल में कुछ काला काला सभी महसूस कर रहे हैं कि हवाओं में कुछ है, हवाओं का रुख क्या बदलने जा रहा है, सॉफ्ट सिग्नलिंग जो हो रही है।